हेलो डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखा था। आज हम एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्वियसली लीनियर एक्सेलरेशन की बात चल रही है। जब लीनियर वर्ड नहीं बोलते तो एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन मानेंगे, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन बताना हो तो हमें एंगुलर वर्ड बोलना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की इन सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, वेरी सिंपल। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो इस तरह से जा रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसी होगी, और किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ लोकेटेड है। सेंटर से पार्टिकल का जो ये पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं अगर r कहूँ तो मेरे पास रिलेशन है, इसकी जो वेलोसिटी है v, उसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्रॉस r। फाइन। और एक्सेलरेशन का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, ओमेगा क्रॉस dr/dt प्लस डी ओमेगा/dt क्रॉस r। ये प्रोडक्ट रूल लगाया, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है। जो चीज़ पहले लिखी है वो पहले, और जो बाद में लिखी है वो बाद में ही आएगी। ठीक बात। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू dr/dt। क्या होता है? r क्या है? पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी वेक्टर, प्लस डी ओमेगा/dt क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस r। तो मेरे पास एक्सेलरेशन दो क्वांटिटी के सम के रूप में आ रहा है। ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के सम के रूप में आ रहा है। मतलब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, ये इसके कंपोनेंट कहलाएंगे। अब पहला वाला जो ये है, इसके बारे में बात करें तो इसको हम AR कहते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और ये दूसरा वाला जो है, इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पाते हैं। कैसे? तो देखिए, ओमेगा क्रॉस v करोगे तो ओमेगा और v को टेल टू टेल करो पहले। तो v के पास में यहाँ मैंने ऐसा ओमेगा वेक्टर बनाया। अब ओमेगा को v की तरफ, v कैसा है? इनटू द बोर्ड। ओमेगा कैसा है? अपवर्ड। तो ओमेगा को v की तरफ रोटेट करूँगा तो थंब की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेरे पास ये कंपोनेंट आने वाला है। तो ये रेडियली इनवर्ड है कि नहीं है? देखो आप, सर्कल में पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मान लो वो पार्टिकल यहाँ लोकेटेड है, ये अपना अब r वेक्टर बन जाएगा, ये ओमेगा वेक्टर है। अब पार्टिकल इस मूवमेंट पर कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड है, उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड है। यहाँ पर मैंने ओमेगा को बनाया, टेल टू टेल करा, ओमेगा क्रॉस v निकाल रहा हूँ। तो ओमेगा तो है वर्टिकली अपवर्ड और v है कमिंग आउट। तो जब मैं इसको अपवर्ड को कमिंग आउट आपकी तरफ रोटेट करूँगा तो थंब की डायरेक्शन ऐसी आएगी। तो जो ओमेगा क्रॉस v है, उसकी डायरेक्शन ऐसी आ रही है, मतलब रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर। तो मैंने इसको रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहा। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो अल्फ़ा भी है, तो अल्फ़ा क्रॉस r क्या होगा? तो अल्फ़ा को r के साथ टेल टू टेल तो रखा ही हुआ, ये घुमाया अल्फ़ा को r की तरफ, तो ये ऐसा आ रहा है इनटू द बोर्ड। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में।
वेलोसिटी की डायरेक्शन में मतलब इसको मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट के रूप में जाना। तो मेरे पास दो कंपोनेंट हो गए, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ रेडियल कंपोनेंट की। तो रेडियल कंपोनेंट जो है, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, रेडियल या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और इसको हम सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू ओमेगा क्रॉस वी है, जिसका मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू वी इंटू ओमेगा और वी के बीच में एंगल कितना है, तो ये ओमेगा अपवर्ड है, वी इंटू द बोर्ड है, 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90। तो v को अगर मैं ओमेगा आर लिखूं तो ये ओमेगा स्क्वायर आर ऐसा हो जाएगा। यानी मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि इसकी मैग्नीट्यूड तो ओमेगा स्क्वायर आर है और डायरेक्शन कैसी है, वेक्टर आर के अपोजिट, वेक्टर आर के अपोजिट। आर वेक्टर सी से पी की तरफ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने कैसे पाया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो रूल होता है कि ओमेगा को वी की तरफ घुमाइए तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस वी आएगा, जो कि रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड अलग से लिखी और उसकी डायरेक्शन अलग से लिखी। तो ए आर का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, या ओमेगा को v बाई आर लिखें अगर, तो ये v स्क्वायर बाई आर ऐसा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लीनियर वेलोसिटी है। तो ये बात हुई रेडियल कंपोनेंट की। अब इसके बारे में एक बात ये कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि इट डज नॉट चेंज स्पीड, क्योंकि इसका वर्क डन जीरो होगा। ये जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट F डॉट ds, उस फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। ये जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है Fr, इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds के साथ में जब वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन जीरो आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, मतलब स्पीड ये चेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ क्या करता है, इट चेंजेस डायरेक्शन ओनली, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक्सेलरेशन है तो वो वेलोसिटी में चेंज तो करेगा। अब चूंकि वो स्पीड में चेंज नहीं कर रहा मैग्नीट्यूड में, तो डायरेक्शन में चेंज करेगा। तो ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है, ये वाला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट AT, ये क्या करता है तो इसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। AT क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, अपने आप में एक्सेलरेशन नहीं है, ये कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका क्या काम है साहब, तो ये अल्फ़ा क्रॉस आर है। तो अल्फ़ा ये डायरेक्शन हो गई, ओमेगा मान लो बढ़ रहा है तो अल्फ़ा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में होगी, और उसका आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रही है। मतलब इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। If velocity vector and AT are in same direction, then speed increases
सोचने वाली बात है। अगर ओमेगा की डायरेक्शन में अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ओमेगा को बढ़ाएगा, ओमेगा बढ़ेगा तो वी यानी स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये बात सही हो गई कि एटी की डायरेक्शन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वो स्पीड बढ़ाएगा। और मान लो कि ओमेगा कम हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है तो अल्फ़ा और ओमेगा अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे, क्योंकि हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अल्फ़ा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब अगर ओमेगा कम हो रहा है तो डी ओमेगा नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो अल्फ़ा की डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट हो जाएगी। मान लीजिए ओमेगा है पॉजिटिव में, ये पहले था 10 कम होके हो गया 8, है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, तो अल्फ़ा की डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट हो गई। अब अल्फ़ा क्रॉस आर करोगे, अब अल्फ़ा क्रॉस आर करोगे तो ये कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड हो जाएगा, मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मैं इसमें आगे बढ़ा हूँ कि एंड इफ़ दिस v and at are in opposite direction, then what will happen? Then speed decreases. ठीक है। दूसरी बात, it changes speed only, एंड नॉट डायरेक्शन। भाई सोचो, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन होगा तो खाली उसका मैग्नीट्यूड ही चेंज होना है, डायरेक्शन चेंज क्यों होगी? डायरेक्शन तो तब चेंज होगी जब फोर्स या एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी कुछ हो, तब वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये सिर्फ स्पीड चेंज करता है। जैसे मान लीजिए एक व्हील चेयर में आदमी बैठा है और मैं उसको पुश कर रहा हूँ, जिधर वेलोसिटी है उधर ही मैं पुश कर रहा हूँ, उधर ही एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। और वो बहुत तेज़ जा रहा है व्हील चेयर और मैं उसको पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, हमारी दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड फोर्स सब एक ही लाइन में है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग। तो अगर मैं उस व्हील चेयर को पीछे खींच रहा हूँ तो व्हील चेयर की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, पुश करूँगा तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, पर डायरेक्शन चेंज थोड़ी होगी। डायरेक्शन के लिए तो मेरे को कुछ ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आए, वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा। बाकी वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही लाइन में अलोंग वेलोसिटी वेक्टर, वो सिर्फ स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है। तो ये जो AT है ये सिर्फ स्पीड को ही चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्शन तो समझ में आ गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, इज अल्फा इंटू आर इंटू साइन 90। कैसे निकाला? अरे भाई अल्फ़ा और आर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया अल्फ़ा क्रॉस आर का। रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हो गया अल्फ़ा आर। अच्छा, अब दूसरी बात कि मान लो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही AT लग रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो जिस रेट से स्पीड बढ़ रही है dv/dt, वही तो AT है। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? ओनली स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AT का मैग्नीट्यूड dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ऐसा है। मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ dv/dt, जहाँ की v के ऊपर मैंने वेक्टर नहीं बनाया, मतलब ये स्पीड है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dv/ds इंटू ds/dt, जहाँ की s क्या है? डिस्टेंस अलॉन्ग द आर्क ऑफ सर्कल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब मैंने इस सर्कुलर मोशन को एक स्ट्रेट लाइन मोशन के रूप में देखा। ऐसा पूरे सर्कल को मैंने कट करके सीधा कर दिया। 2πr लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिखेगा, 2πr लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिखेगा। इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है
और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसके अलोंग ही है। तो अब स्ट्रेट लाइन मोशन तो अपन ने सबने पढ़ रखा है, रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें ये डिस्टेंस कहलाएगा अलोंग दी सर्कमफरेंस जितना भी चला, और ये ds/dt डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन स्पीड होता है। तो इसको मैं v भी लिख सकता हूँ ds/dt को, तो v dv/ds ऐसा इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मेरे पास at के एक्सप्रेशन कौन से आए, at निकालना हो यदि, तो at के लिए मेरे पास एक फार्मूला आया अल्फ़ा इंटू आर सर्कुलर मोशन में, और दूसरा फार्मूला आया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और तीसरा फार्मूला आया v dv/ds, जहाँ की s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द सर्कल, अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है ना। यहाँ से अगर ये चलकर यहाँ आ गया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना कहलाएगा, ds कितना हो जाएगा, ds नहीं होगा वो डेल्टा s होगा। कितना होगा, पाई r, आधा सर्कल चल लिया वो। थोड़ा सा चलेगा तो कितना होगा, तो थोड़ा सा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा d थीटा इंटू आर करके आर्क लेंथ निकाल लेंगे, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस टाइप से। तो ये s डिस्प्लेसमेंट नहीं है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग द सर्कमफरेंस है। तो ये इसके मैग्नीट्यूड के फार्मूले मैंने लिख दिए। डायरेक्शन की बात कर दी कि ये डायरेक्शन या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बट अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। डायरेक्शन को कौन चेंज करता है, ये वाला कंपोनेंट। ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को नहीं, और ये सिर्फ स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन को नहीं। तो ये दो कंपोनेंट के रूप में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए वो कैसे करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन के दो कंपोनेंट हैं, एक रेडियल या नॉर्मल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ AR² प्लस AT² ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, तो इसमें स्पीड v कांस्टेंट है, तो AT 0 है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब AT 0 है, और रेडियस इसका r है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन AR या AN ये कितना होगा, ये होगा v²/r। तो बताओ टोटल एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो चूँकि AT 0 है तो एक्सेलरेशन AR के बराबर ही है, और उसका मैग्नीट्यूड v²/r होगा, और उसकी डायरेक्शन -r ऐसी हो जाएगी, जहाँ की r वेक्टर ये है। CP वेक्टर को अपन ने क्या कहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। ये इसका रेडियस वेक्टर कहलाता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना। ये AR है और ये वेक्टर R है, CP। क्लियर। अब ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी बढ़ रही होगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या कि इसमें स्पीड वेरीज, आइदर इट इज़ इंक्रीजिंग और इट इज़ डिक्रीजिंग। तो दो केस बनेंगे इसमें, स्पीड बढ़ाओ या स्पीड कम करो। तो अगर ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसकी स्पीड बढ़ रही है, यहाँ स्पीड कम हो रही है, यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक तो इधर AT आएगा और एक AR तो वही है जो रेडियल डायरेक्शन में इन्वर्ट टुवर्ड सेंटर लगता है। तो नेट एक्सेलरेशन जब निकालोगे A,
तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी। ये उसका एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये उसका रेडियल कंपोनेंट। ये एंगल निकालना हो निकाल सकते हैं कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू 80/AR करके। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो √AR² प्लस 80² करके A का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, इसमें स्पीड कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो किधर है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और रेडियल तो हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है, रेडियल तो हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है। तो अब इनका रिजल्टेंट जब लोगे तो वो नेट एक्सेलरेशन A देगा। और इसमें भी जब tan थीटा निकालना हो तो 80/AR करके tan थीटा निकल जाएगा। तो अपने को पता पड़ जाएगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर इस रेडियस वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, मैं बोर्ड क्लीन करके फिर बात करता हूँ। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। तो मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ लिया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ लिया, ठीक है, और यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ ली। सबसे पहले मैंने बोला स्पीड, यहाँ सीरियल नंबर भी ले लिया। तो स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होती है और इसमें वेरिएबल होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ एंगुलर स्पीड, तो इसमें कांस्टेंट होती है और इसमें वेरिएबल होती है। तीसरी चीज़ एंगुलर वेलोसिटी, इसमें कांस्टेंट होती है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और इसमें ये एंगुलर स्पीड क्योंकि वेरी कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट क्यों रहेगी, ये भी वेरिएबल हो जाती है, ठीक है ना। चौथा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इसमें भी वेरिएबल होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, और इसमें भी वेरिएबल होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रही है, साथ में डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, ठीक है। पांचवा मैंने कहा 80, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसमें कितना होता है? 0, मतलब कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट। 0 भी तो एक कांस्टेंट होता है। और इसमें 80 का मैग्नीट्यूड मे बी कांस्टेंट, मे बी वेरिएबल, मे बी वेरिएबल। अच्छा, 6th पूछा मैंने रेडियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड v²/r जिसको बोलते हैं। तो जो v का हाल है कांस्टेंट और जो यहाँ पर है तो यहाँ पर वेरिएबल, v चेंज होगा तो AR भी चेंज होगा। 7th मैंने पूछा एक्सेलरेशन वेक्टर, तो देखो 80 इसमें 0 है, AR है प्रेजेंट, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ए जो है यहाँ पर AR है, पर AR की डायरेक्शन पार्टिकल से सेंटर की तरफ होती है, तो ये वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। और इसमें तो वेरिएबल होना ही है, जब इसमें वेरिएबल है तो इसमें वेरिएबल क्यों नहीं होगी? इसमें तो 80 भी आ रहा है। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड
तो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इसमें देखें, चलो लास्ट पॉइंट ये बना लेते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या होगा, इसमें कांस्टेंट है v²/r, तो ये कांस्टेंट हो गया। और इसमें चूँकि v बदल रहा है, at भले ही ना बदले पर ar तो बदलेगा, v बदल रहा है तो v²/r तो बदलेगा, तो ये वेरिएबल हो गया। तो कुछ भी चीज़ आपसे पूछें तो आप थोड़ा सा सोचकर बताना at और ar के रेस्पेक्ट में। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखो कि सर्कुलर मोशन में ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी है, अल्फ़ा या तो ऐसा है या ऐसा है। ये एक्सेलरेशन और ये रिटार्डेड मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ये आपका रेडियस वेक्टर है और यहाँ पर इनटू द बोर्ड वेलोसिटी वेक्टर है। मतलब कौन कौन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आने वाला है। तो v का r के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 0। v का किसके साथ, ar के साथ, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से अल्फ़ा का r के साथ पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ओमेगा का v के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढो। अल्फ़ा और v इनटू द बोर्ड, तो अल्फ़ा और v का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा। इस तरह से किसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है ये आपको बताना है। फाइन, ठीक है। चलो क्या समझे बताना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैंने एग्जांपल लिया। इसमें जो है स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, पता है ना, और at जो है वो 0 होता है। तो जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ही होता है, v²/r, और उसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है। और वेलोसिटी मान लो ऐसी है, स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ओमेगा कैसा होगा, कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब कमिंग आउट है, तो कमिंग आउट क्या है, कमिंग आउट है ओमेगा वेक्टर। और ये कैसा है, कांस्टेंट। अल्फ़ा कितना है, 0, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो रेडियस वेक्टर किसको कहेंगे, तो सेंटर से पार्टिकल की तरफ जो वेक्टर आता है उसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं अपन। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है a क्रॉस b करें तो a b साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड आता है n कैप, है ना। तो साइन 0 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का 0 आएगा। तो जो पोजीशन वेक्टर है और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो एक ही लाइन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आएगा, ठीक है। ओमेगा इधर है, अल्फ़ा 0 है, तो अल्फ़ा 0 है तो उसकी बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक ही लाइन में कौन कौन है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे ये दो वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। वाई एक्सिस के अलोंग हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, और ये जो जेड एक्सिस है कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, इस डायरेक्शन में हमारा ओमेगा वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर।
तो एक ही लाइन में R और A हुए तो A क्रॉस R नल वेक्टर होगा। तो एक फिगर बनाकर वहाँ देख लेना कि किनका डॉट प्रोडक्ट या किनका क्रॉस प्रोडक्ट वो जीरो या नॉन जीरो जानना चाहता है। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल बनाया कि ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात, रेडियस ऑफ सर्कल कुछ दिया है आपको, सपोज 4 मीटर। तीसरी बात, उसकी स्पीड आपको दी हुई है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 2t मीटर पर सेकेंड, यहाँ की t क्या है, टाइम इन सेकेंड्स। अब आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन बन गया। पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड इट्स स्पीड v इज गिवन एज 2t मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस ऑफ सर्कल r इज गिवन एज 4 मीटर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। AT कितना होगा, तो AT होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड कैसा दिया हुआ है 2t, तो ये कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, AR क्या होता है, v स्क्वायर बाई R, मतलब 2t स्क्वायर अपॉन R। तो AR एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितना होगा, तो वैल्यू रख दो टाइम की, रेडियस की, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, तो बचा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दो कंपोनेंट आ गए एक्सेलरेशन के, एक ही आ गया, एक ही आ गया। तो अब बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 2√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका AT इधर है, AT किधर है, AT ऐसा है और AR ऐसा है, और उसका रिजल्टेंट हमने निकाला A, उसका मैग्नीट्यूड बताया एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। स्पीड बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से AR बढ़ता जा रहा है, AT तो कांस्टेंट है। ठीक, अगला इलस्ट्रेशन देखिए। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो r है, और इसकी टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ इनिशियल स्पीड v0 है। ठीक है, और ये बताया गया है कि जो इसका टेंजेंशियल रिटार्डेशन है, मतलब स्पीड कम हो रही है, टेंजेंशियल रिटार्डेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर है हमेशा। मतलब AT का मैग्नीट्यूड AR के बराबर है। तो आपसे पूछा है स्पीड फाइंड करना है, स्पीड आफ्टर 1 complete revolution। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसमें ये कितना डिस्टेंस चलेगा 2πr। तो यहाँ से शुरू करें अपन, जो दिया है टेंजेंशियल रिटार्डेशन, मतलब जो AT है उसको अपन v dv/ds
ऐसा लिख सकते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द सर्कल ds पॉजिटिव बढ़ेगा, वैसे वैसे स्पीड कम होना है, तो dv नेगेटिव आएगा। तो ये -v²/r के बराबर हो गया। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? v²/r। रिटार्डेशन वर्ड बोला तो माइनस साइन लगेगा, v कम हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो ये v² को यहाँ लेकर आए तो बना dv/v इज इक्वल टू -1/r इंटू ds। फिर मैंने करा इसको इंटीग्रेट कि जब ये नहीं चला था डिस्टेंस ट्रेवल 0, तब इनिशियल स्पीड क्या थी? v0। और जब ये पूरा 2πr चल लिया डिस्टेंस s क्या है? डिस्टेंस, तब इसकी फाइनल स्पीड हो गई मान लो v। तो dv/v इसका इंटीग्रल क्या आएगा? ln v। और मैंने माइनस को चलो उधर ही रहने दो, यहाँ इसको v0 लिखा, इसको v लिखा। यहाँ से ds का इंटीग्रल क्या आ रहा है? s, 0 से 2πr। तो यहाँ क्या बना? ln v/v0 इज इक्वल टू -2π, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो v फाइनल स्पीड कितनी हो गई? एंटी लॉग ले लो, v इक्वल टू v0 e⁻⁻2π। ये इसकी फाइनल स्पीड आ गई आफ्टर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो आपने इसमें क्या देखा कि ये जो s है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द सर्कल है, जिसको कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ? 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। तो ये AT का फार्मूला आप समझ गए? ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन देखिए। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस से 1 मीटर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, velocity is 0, it is starting from rest। और बताया है कि एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट वेरीज विथ टाइम एज, और उसके लिए ग्राफ दिया है। यहाँ टाइम है सेकंड में और यहाँ 80 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये 53 डिग्री का एंगल है। इस तरह का ग्राफ है। अब आपको फाइंड करना है टाइम। फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर से टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू करता हूँ। तो ये जो एंगल है 37 डिग्री का, इसको मैं कैसे समझूँ? तो देखो, एक AR होगा, एक AT होगा, उनका रिजल्टेंट A होगा, वेक्टर A है ना। और उस मोमेंट पर टाइम t इक्वल टू t पर ये एंगल 37 डिग्री दिया है। तो मैं tan 37 का मतलब AR/AT ऐसा समझूं। तो tan 37 कितना होता है? 3/4। ऐसा मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब AR क्या होता है? v²/r। v निकालना पड़ेगा, r तो मुझे पता है 1 मीटर। v निकालने के लिए इस AT को देखो, AT का टाइम के साथ कैसा डिपेंडेंस है? तो y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx।
एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे 80, मतलब 80 इज इक्वल टू 4/3t ऐसा है। तो dv इज इक्वल टू 4/3t dt ऐसा। एक्सेलरेशन को मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा और फिर इसको इंटीग्रेट करा कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्पीड 0 थी, टाइम t इक्वल टू t पर इसकी स्पीड v है। तो बताओ v कितना है? तो v आया 4/3 इंटू t²/2, मतलब 2t² अपॉन 3। 80 कितना है वो टाइम के फंक्शन के रूप में हमें पता है। तो एक तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एक हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस इक्वेशन में AR की जगह क्या लिखा मैंने? v²/r। AR क्या है? v²/r, मतलब 2t²/3 r, r कितना? 1 मीटर, डिवाइडेड बाई 80। 80 कितना है? 4/3t, 4/3t, और ये कितना आ रहा है? 3/4। तो एक इक्वेशन है और एक अननोन है। हमें टाइम t पर 80 की वैल्यू देखना है। तो टाइम t पर 80 की वैल्यू इतनी हो जाएगी और v की वैल्यू इतनी हो जाएगी कैपिटल T टाइम पर। तो इसमें कैपिटल T निकालना है। तो ये t⁴ और ये t, तो बचेगा कितना? t³, ठीक है ना। और यहाँ से आएगा 4/9, 4/9, और ये 3/4 ऐसा इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये कितना बचा? 4 से 4 कैंसिल, 1/3 बचा, 1/3 बचा, और ये 3 उधर गया। तो ये कितना हो गया? 9/4। तो t कितना आया? क्यूबिक रूट ऑफ 9/4, 9/4 रेज़ टू पावर 1/3 सेकेंड। ऐसा मेरा आंसर आ गया। है मज़ेदार क्वेश्चन? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें बोला है कि इफ़ वेलोसिटी वेक्टर इज़ गिवन एज 3i प्लस 4tj मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन। तो बताओ एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 3 का तो 0 हो जाएगा और यहाँ 4t का 4 हो जाएगा। तो ये 4j मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा आएगा। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जिसको मैं a कह रहा हूँ वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक काम ख़त्म हो गया। दूसरा मुझे निकालना है AR। AR जल्दी निकल जाएगा क्योंकि वो क्या होता है? v²/r, पर रेडियस तो दिया नहीं है तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर AT निकालो, और A और AT दोनों पता होंगे तो a² = AT² प्लस AR² होता है। इससे AR निकाल लेंगे। तो चलो AT निकालते हैं। AT का फार्मूला बोलो। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। पॉजिटिव आए अगर तो समझ लेना कि एक्सेलरेटेड मोशन है, नेगेटिव आए तो समझ लेना वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। तो AT वेक्टर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव होने से वो वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, तो स्पीड क्या है? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, मतलब √9 + 16t²। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और उसको मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं चेन रूल लगा रहा हूँ। 9 + 16t² को मैंने क्या मान लिया? t।
तो अंडर रूट टी का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √t ऐसा हो जाएगा, इनटू डी ऑफ व्हाट आई अज्यूम t, तो ये यहाँ 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 16t² का 32t, तो ये आया सिंप्लीफाई होके 16t/√9 + 16t²। तो बताओ 80 एट t = 1 सेकेंड कितना होगा? तो t = 1 रखा तो 16/5 ऐसा आ गया t = 1 रखते ही। तो ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। अब मुझे निकालना है AR, तो मैं लिखूँगा कि भाई AR² = A² - AT², ऐसा होता है। तो A का मैग्नीट्यूड कितना है? 4, उसमें से उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, उसमें से मैं 80 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूँगा, मतलब 16²/25। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 25 का तो LCM आएगा, ऊपर एक 16 कॉमन, तो अंदर बचेगा 25 - 16। तो बताओ AR² कितना आया? AR² आया 16 × 9/25। तो AR कितना होगा? तो अंडर रूट निकाल लो इसका, 4 × 3/5 मीटर/सेकंड²। ये मेरा मीटर/सेकंड², तीसरा आंसर हो गया। तो मैंने A भी निकाल दिया, AT भी निकाल दिया और AR भी निकाल दिया। सबसे बड़ा कौन होगा? A, क्यों? क्योंकि वो AT और AR दोनों का रिजल्टेंट है। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आ जाना चाहिए। करके देखें, चलो देखते हैं। 16 का स्क्वायर/25 + 12 का स्क्वायर/25 करेंगे तो ये A² आना चाहिए। आता है कि नहीं देखते हैं। तो ये 25 तो यहाँ है, ऊपर से अपन ने 4² कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 16 + 9, तो ये कितना बचा? 4²। तो A कितना हो गया? 4। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया। आ गया समझ में? अब मज़ेदार बात यह है कहने वाली कि ये क्वेश्चन आपने बड़े इत्मीनान से किया, उसमें आपने एक्सेलरेशन निकाला, AT निकाला, AR निकाला, सब कुछ निकाला, लेकिन ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। क्या ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है? पता नहीं। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैंने ये इस क्वेश्चन का B पार्ट बना दिया। ये A पार्ट था, ये B पार्ट है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब रिलेशन बिटवीन y एंड x। XY प्लेन में मान लीजिए पार्टिकल चल रहा है, चल ही रहा है, वो तो वेलोसिटी वेक्टर देख ही रहे हैं अपन। तो सपोजिंग इट स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, ये और बता दिया। ठीक है। तो जो हो x और y का इनको इंट्रोड्यूस करना है, तो ये Vx क्या होता है? Vx होता है dx/dt, और ये कितना है? 3। और मैं dx को एक तरफ और dt को एक तरफ ले जाकर इंटीग्रेट करूँ कि टाइम t = 0 पर ये ओरिजिन पर था, किसी भी टाइम t पर इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्टिकल का, तो वो 3t होगा। इसी प्रकार से मैंने Vy = 4t, Vy = dy/dt = 4t ऐसा लिखा, तो dy = 4t dt ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने इंटीग्रेट करा कि टाइम t = 0 पर ही ओरिजिन पर था, टाइम t = t पर इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2t²। t का इंटीग्रल t²/2 होता है। ये x और y के बीच में रिलेशन है।
नहीं, टाइम बीच में फंस रहा है, तो क्या करूँ, टाइम को एलिमिनेट कर देता हूँ। टाइम को एलिमिनेट कर दूंगा तो y और x में रिलेशन आ जाएगा। तो टाइम की जगह मैंने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से x/3 ऐसा लिख दिया, तो मेरे पास क्या रिलेशन आया, y = 2/9 × x²। मतलब इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। y तेज़ी से बढ़ रहा है x के साथ, ऐसा पैराबोला बनेगा, इस पाथ पर वो जा रहा है। सोचो उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो पॉजिटिव है और y कंपोनेंट तेज़ी से बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो पार्टिकल ऐसा जा रहा है। तो ये पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है। ऐसा मैंने पाया। तो अगर ये सर्कल पे नहीं भी चल रहा है, किसी और कर्व पर चल रहा है, तो भी इसका AT/AR एग्जिस्ट करता है और वो निकाला जा सकता है। तो AR कैसे निकलेगा, रेडियल कंपोनेंट तो सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। तो चलिए अब उस चीज़ को समझते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ होती है। तो नेक्स्ट थिंग इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस है ये, तो इसको R से डिनोट करते हैं, यूनिट मीटर में हो जाएगी, रेडियस है ये। तो इसको ऐसे डिफाइन किया कि सपोज इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए कर्वीलिनियर पाथ, देन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम it can be imagined to be moving on a circle, an arc of a circle. At a time it can be imagined to be moving on an arc of a circle whose radius is called radius of curvature of the curve at that point P. आई बात समझ में? मतलब वो एक्चुअली सर्कल पर नहीं चल रहा, लेकिन एक छोटे से आर्क को, एक छोटे से पाथ को हम आर्क ऑफ ए सर्कल के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। उस केस में इस सर्कल पर इसको चलता हुआ मानेंगे पार्टिकल को। तो इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और सेंटर C सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक बात है। तो C क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कर्वेचर का मतलब क्या, एक ये फिजिकल क्वांटिटी अपन ने डिफाइन करी है कर्वेचर, इट इज़ 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा डिफाइन किया है इसको। अब ऐसा क्यों डिफाइन किया है ये आप समझो, कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कम तो कर्वेचर होगा ज़्यादा। मान लो कि एक ऐसा शार्प टर्न है और एक आराम से धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि ये यहाँ से पाथ अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, यहाँ पे कर्व है, कर्व, और उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, एकदम गाड़ी को अपने को घुमाना पड़ रहा है, जिप ड्राइव। तो इसमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसलिए कर्व्ड नेचर ज़्यादा है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी बड़ा आएगा, तो हम कहेंगे कि it is more or less like a straight line, its curvature is small, its curvature is small because radius of curvature is larger. तो 1/, radius of curvature is defined as curvature। ठीक बात। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे कैसे, तो मान लो कि यहाँ आपको इसकी स्पीड पता है v, और आपको इस पे लग रहे फोर्सेस के बारे में भी आइडिया है, उससे आप उसका एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से उसका रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा AR, वो आपको पता है। तो फिर हम चूंकि इसको सर्कल पे चलता हुआ मान रहे हैं, तो AR इज इक्वल टू v²/r होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R कितना होगा, v²/AR। AR क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन perpendicular to velocity vector। सिंपल। अब ये कैसे निकालेंगे, तो वहाँ फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग, एक उसके परपेंडिकुलर। मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन बनाया, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एज ए प्रोजेक्टाइल विथ इनिशियल स्पीड u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस इज ओरिजिन, ठीक है ना, ये y एक्सिस हो जाएगी। अब इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, इसका नाम रखा मैंने A। यहाँ निकालना है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये पैराबोलिक पाथ है, आप जानते हो। इसी प्रकार से निकालना है हमें जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स एट ग्राउंड। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सब जगह एक सरी का नहीं है, एक सरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सर्कल में होता है, बाकी कर्व में नहीं होगा। तो अपने को फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A एंड B। B मीन्स जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स एट ग्राउंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, u cos थीटा, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अब यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। एक्सेलरेशन कितना होगा, g। पूरा की पूरा इधर ही है, हाँ, तो यही AR है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर एक ऐसा सर्कल के आर्क पर चलता हुआ इसको मानो, और जो उसका रेडियस आएगा सर्कल का, वो यहाँ इस पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो हमें निकालना है ये R, ठीक है ना। CA जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा एट पॉइंट A। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का, इस पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट A। तो मैं क्या करूं, तो मैंने लिखा कि भाई AR का मतलब होता है v²/r। ये तो क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्यूशन चालू हो गया। तो R का मतलब होगा v²/AR। तो एट पॉइंट A v कितना है, u cos थीटा, और जो A है वही AR है। तो सिंपल, बस ये आ गया R रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A कितना आया, u² cos² थीटा अपॉन g। सिंपल। अब B पे निकालना है, तो B पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ किधर होगी। तो साहब वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ टेंजेंशियली ऐसी है। स्पीड कितनी होगी यहाँ, u, क्योंकि वो सेम लेवल पर है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों जगह पे बराबर होगी। और फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, g, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एंगल बताओ, तो ये सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, सिमेट्रिकल कर्व है पैराबोला। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तभी ना टोटल 180 बनेगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये
90 माइनस थीटा है। तो इस एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो ये एंगल थीटा है। अब ये 90 माइनस थीटा है। ये ए आर कितना होगा, जी कॉस थीटा। और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 80। ए के दो कंपोनेंट है, एक नॉर्मल टू द वेलोसिटी एंड एक अलोंग द वेलोसिटी। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ना 80, ये u की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो ये स्पीड बढ़ा रहा है। इसीलिए जब ये नीचे आ रहा है तो किसी भी मोमेंट पर देखो आप, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन g, तो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा 80, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ा रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड कम हो रही है। और यहाँ जब ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसा है, उसके दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा 80 और एक इधर आएगा AR। तो ये जो 80 है, ये 80 इस वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो 80 वेलोसिटी की डायरेक्शन में होने से स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, वो एक अलग बात है। अभी तो मुझे क्या निकालना है, B पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट B। क्या होगा फार्मूला, v स्क्वायर बाई AR। v कितना है, v है यहाँ पर u, और AR कितना है, g cos थीटा। तो ये आंसर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट B। फिर पूछा, इसका एक और पार्ट बनाया, B पार्ट, कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर of its path when velocity vector makes angle theta by 2 with horizontal। तो देखिए, इस पैराबोलिक पाथ में ये एंगल ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो थीटा था। अब दो मोमेंट ऐसे आएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब इसकी वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बाई 2 बनाएगा, ठीक है, उस वक्त भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगा जो यहाँ था। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ v कितना होगा, यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही है u cos थीटा, तो v कितना होगा, तो v cos थीटा बाई 2, v का कंपोनेंट लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ रहा है u cos थीटा। तो v कितना हुआ, u cos थीटा इंटू sec थीटा बाई 2, ये है यहाँ पर v। अच्छा, अब ज़रा एक्सेलरेशन की बात कर लो। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे वर्टिकली, सभी जगह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। एक्सेलरेशन कितना है, g। तो उसका कंपोनेंट AR, तो ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये थीटा बाई 2 है। तो AR कितना आया, AR आया g cos थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 एंगल है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो AR कितना हो गया, g cos थीटा बाई 2। तो मेरे इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर v स्क्वायर बाई AR से मैंने v स्क्वायर की वैल्यू रखी, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई AR की वैल्यू रखी g cos थीटा बाई 2।
तो फाइनल आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या आया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू सेक क्यूब ऑफ थीटा बाई 2। ये कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ इसका वेलोसिटी निकाला, स्पीड पहले तो, और फिर ए आर निकाला और रख दिया वैल्यू, तो आ गया आंसर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है किसी कर्व का ऑफ ए कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज रेज टू पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नीट और जेई मेंस के परे है। जो जेई एडवांस के बच्चे शौकीन हैं एरडो सॉल्व करने के, उनके लिए मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बता रहा हूँ। सुनी देखी तो सभी की होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। तो इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लो कि मेरा ये प्रोजेक्टाइल वाला ही केस है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी u थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, है ना। तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आएगी, क्या आएगी? याद है आपको फार्मूला, पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूँ तो देखो थीटा तो ये इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये टाइम के साथ या लोकेशन x y के साथ चेंज नहीं होगा। थीटा तो कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ टेन थीटा, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, और ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक बार और डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का 0, सेक स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट है, इस x का 1, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट दिख रही हैं मुझे। तो अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर सब हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पर इस कर्व का dy बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पर इसका स्लोप dy बाई डी एक्स 0 है। तो मैंने एक ऐसा पॉइंट चूज़ करा, हाईएस्ट पॉइंट, जिसका कुछ नाम दे दिया मैंने a, तो वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर dy बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू ऐसी है कि dy बाई डी एक्स में 0 आएगा, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन u। तो ये कितना आया, u पर तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा u स्क्वायर है यहाँ पर, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ऐसा ही तो अभी हमने निकाला था कि यहाँ पर इसकी स्पीड होती है u कॉस थीटा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो ए आर होता है, और वो g के बराबर होता है। तो अभी हमने निकाला था v स्क्वायर बाई ए आर करके, r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए आर करके निकाला था। तो u कॉस थीटा स्पीड थी और ए आर कितना था, g था। तो ये एक फार्मूला है जो कि आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई कर्व है, मुझे नहीं पता वो कैसा कर्व है। टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी थी 0, इस पर पार्टिकल चल रहा है,
और उसका 80 कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और उसका जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो है 2t⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम डिपेंडेंट है। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर when it has traveled 2 मीटर। तो यहाँ से चलता हुआ आया, यहाँ तक 2 मीटर चला वो। यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के बताना है। अब कैसा पाथ है उसका मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं दिया। तो यहाँ स्पीड चाहिए होगी हमको और AR चाहिए होगा। तो यहाँ टाइम t = 0 पर चलना शुरू किया था, यहाँ पर टाइम t = t पर ये पहुँचा और इसकी स्पीड है मान लो v, और यहाँ पर AR जो है वो 2t⁴ ऐसा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, v²/AR, ठीक। तो यहाँ v निकालना है मुझे और टाइम निकालना है। 2 मीटर चलना है इसको, 2 मीटर्स। तो 80 का सहारा है, 80 को v/dv/ds लिखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपने को पता है अलोंग द कर्व, उससे हमें v मिल जाएगा। और 80 को जब हम dv/dt लिखेंगे तो v जो कि मिल चुका है, तो फिर हम टाइम निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने 80 को लिखा v/dv/ds और ये कितना है कांस्टेंट 2। तो v/dv = 2ds। इंटीग्रेट करा कि जब नहीं चला था तब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जब 2 मीटर चल लिया तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, स्पीड v हो गई। तो ये हो जाएगा v²/2 = 2 × 2। तो v कितना आया 2√2 मीटर पर सेकंड। अब 80 को अपन dv/dt भी लिख सकते हैं, 80 को अपन dv/dt भी लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट है 2। तो मैंने एक तरफ dv रखा और एक तरफ dt रखा और इसको इंटीग्रेट करा कि टाइम t = 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम t = t पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 2√2। तो बताओ वो टाइम कितना, किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 2√2 हो रही है। तो dv का इंटीग्रल क्या होगा, v 0 से 2√2 और यहाँ 2t। तो मुझे क्या मिला, t = √2 सेकेंड। भाई यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो ये 2√2 - 0 आएगा ना, मतलब 2√2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो t = √2 आ जाएगा। तो मुझे टाइम भी मिल गया। इस टाइम का इस्तेमाल करके मैं AR निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि AR = 2 × t⁴ से 2 × √2 पावर 4 से 2 × 4 × 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा आ गया। AR भी आ गया अब मेरे पास। तो अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो मैंने v²/AR किया, मतलब 2√2 का स्क्वायर/AR। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, 4 × 2 दैट इज़ 8। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा है 1 मीटर, ठीक है। तो आज हमने एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में बात करी। उसके 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग 80 होता है और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर AR। AR को रेडियल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं।
और जो वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या उसके अपोजिट, उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालोगे a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, वो होगा नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, मतलब फोर्सेस की बात करेंगे, क्या फोर्स लग रहा है तो उससे एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।